Good evening to all and जय हिंद। वेलकम टू द एस डिफेंस एकेडमी। सो हमारा यहाँ पे ज्योग्राफी का जो इनिशिएटिव है जो चल रहा है, ठीक है, उसमें दिस विल बी और थर्ड क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज़ अभय यादव। तो चलिए बाकी एज फार एज आई ऑलवेज टेल कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द चैट बॉक्स। अगर मेरे साइड से कोई भी मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली रीड ऑल द कमेंट्स एंड ट्राई कि अगर हो सकता है गलत हो तो मैं आई ट्राई टू फिक्स इट इन द वेरी नेक्स्ट सेशन। ठीक है ना। तो जैसा भी आप बताइएगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका नया चैप्टर। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ द फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर। तो अर्थ का जो इंटीरियर है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ठीक है ना। कैसे हमको पता चलता है, पहले तो हमें पता कैसे चला, ठीक है ना। हम देखेंगे कितना जो डीपेस्ट पॉइंट वगैरह है, थोड़ा बहुत जो भी हमें नॉलेज है किस बुनियाद पर है ना। तो उसके बैकिंग क्या है बेसिकली, वो चीज़ का है। फिर हम लोग आगे कैसे कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो अर्थ का जो इंटीरियर है, हमने उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया एंड कोर हो गया, है ना। और अलग अलग फोर्सेस हैं, चाहे वो हीट हो, चाहे वो सेस्मिक एक्टिविटीज। तो सेस्मिक एक्टिविटीज आपकी जो वॉल्केनिक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो उसमें उसको हम कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पे होती हैं, ठीक है। जो आपके अर्थ के आपके किसमें होते हैं, क्रस्ट में, क्रस्ट हो गए आपके इंटीरियर में, आपको हमको होता रहता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ होता रहता है। एवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारी चीजें, तो हम उसके बारे में हम लोग आगे इसमें इसी में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के सरफेस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो जो अर्थ का सरफेस है वो दो प्रोसेसेस से फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट इज एंडोजीनियस प्रोसेसेस एंड द सेकंड वन इज एक्सोजीनियस प्रोसेस। तो जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एंडोजीनियस प्रोसेस बेसिकली आज दो प्रोसेस जो कि अपने जो सरफेस है उसके अंडर होता है, ठीक है। अंडर सरफेस का क्या है सर, आपकी सेस्मिक एक्टिविटीज होगी, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गई, आपके वॉल्केनिज्म हो गया, ठीक है ना। ये चीज क्या है ना, रॉक पूरी रॉक फॉर्मेशन की जो साइकिल होगी, तो ये आपका क्या है, ये आपके अर्थ के सरफेस के अंदर हो रहा है, हमको नहीं पता चला है। वहीं पर देयर आर एक्सोजीनियस प्रोसेस एज वेल, जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका वेदरिंग हो गई, आपकी इरोजन्स हो गए, आपका सेडिमेंटेशन ऑफ रिवर्स रिवर या जो भी वाटर बॉडीज का जो सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गए, दीज आर द प्रोसेस जो आपका अर्थ का सरफेस पे आपको जो शेप करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर इससे हमारी इसी से चलते हमारे वेरियस टाइप ऑफ आपके फिजिकल फीचर्स होते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो गए, यहाँ पे लगा जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, लेक्स हो गए, वो इन्हीं का रिजल्ट रिजल्ट है आपके इनके, ठीक है। हम बात करते हैं हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम डायरेक्ट सोर्स बात करेंगे। देखो, सोर्स आपको दो तरीके से मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। उसमें पूछा गया व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्सेज एंड व्हाट आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है ना। उसमें डायरेक्ट सोर्सेज पे डाल के उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे कि इसमें ये होता है, ये होता है, ठीक है। मैं आपको बेसिक बताता हूँ एक बार। तो जैसे हो गया डायरेक्ट सोर्सेज और एक हो गया इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। सो देखो, डायरेक्ट सोर्सेज बेसिकली जिससे हमको फर्स्ट हैंड प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज हमको मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया आपका कैसे रॉक हो गया, रॉक्स हो गए, ओल्ड बहुत पुराने पुराने रॉक्स मिलते हैं हमको ना, उनसे पता चलता है हमको। माइनिंग हो गई, है ना। माइनिंग के बारे में आपके ये ऑप्शन में आ चुका है, माइनिंग आ चुका है। मिटियोर्स हो गए, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको। ड्रिलिंग हो गई, एक्सेट्रा। तो ये क्या है, इससे हमको डायरेक्ट कहीं ना कहीं पता चल रहा है। जैसे वॉल्केनिज्म भी हो गया, वॉल्केनिज्म भी हो गया, ठीक है ना। इससे हमको डायरेक्ट आपको आइडिया मिल जाता है। इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, ग्रेविटेशन हो गई, ठीक है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इट, कि आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गई या फिर ये चीज हो गई ना, इससे हमको क्या पता है, इसको हमको इनडायरेक्टली वे में पता चलता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे को, अब हम थोड़ा और डीप थोड़ा सा इसके बाद पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट सोर्स के क्या है, जैसे कि हमने रॉक, देखो, ड्रिलिंग रॉक्स हो गए ना, ड्रिलिंग करके हमको रॉक्स पर रॉक के पता चल गया है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, मैं पाऊंगी, सॉरी, पोनैंग गोल्ड माइंस। प्लीज इसको लिख लेना, ये एग्जांपल्स मैंने अलग से हाईलाइट किए हुए हैं। पोनैंग गोल्ड माइन हो गया और टाउतोना गोल्ड माइन हो गया, ठीक है ना। ये आपकी पूरे वर्ल्ड की डीपेस्ट दो, फर्स्ट और सेकंड आपकी गोल्ड माइंस हैं, बोथ आर इन द साउथ अफ्रीकन रीजन। आपके 3.5-4 किलोमीटर के अराउंड डीप है ये, ठीक है, साउथ अफ्रीका में है, तो इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अब डीपेस्ट माइन है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया मिलता है कि
क्या अर्थ के सरफेस के अंदर जो क्या है, कितना हीट है, कितना प्रेशर, उसके चलते क्या है, जो भी आपके रॉक्स वगैरह हैं, जिसकी भी जो भी आपकी डेब्री फॉर्मेशन हो रहा है, वो किस किस उस पर है, ठीक है, उसकी बुनियाद क्या है, कहीं ना कहीं उसके बाद पता चलता है। उसके बाद वेरियस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसमें आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट होते हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कोला पेनिनसुला में हुआ था जो, है ना, जिसमें 12 किलोमीटर डीप होल किया गया था। ये यूएसएसआर के अराउंड के टाइम पे 1970 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 12 किलोमीटर डीप ही हो पाया था, इससे ज़्यादा हम लोग डीप नहीं कर पाते। रीज़न भी क्या है कि जो भी रॉक्स है उसकी डेंसिटी बहुत हाई है, तो उससे क्या होता है, जो भी वियर एंड टीयर बहुत होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि आपका कहीं अगर वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, तो इसका जो भी आपको जो मटेरियल है, इसको स्टडी करती है फिर लैब, कि हाँ भाई, अगर क्योंकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आ रहा है वो रॉक बाहर, प्लूटोनिक वोल्केनिक जो भी रॉक्स होते हैं, तो उनको स्टडी करके भी हमको आइडिया मिलता है। तो ये कुछ आपके सोर्स हो गए, ठीक है ना। है ना, अब वहीं पे बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज की। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रेशर और टेम्परेचर का इंक्रीज होना डेप्थ पे, यानी जैसे जैसे हम लोग अर्थ में नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग ड्रिल करेंगे, वैसे ही आपका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ इन्फ्रेंस डेवलप की जाती है, कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। उसके बाद सेस्मिक वेव्स हो गई, यानी जो आपकी अर्थक्वेक वाली जो वेव्स होती हैं, उसके बारे में जब हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगता है। फिर मीटियोराइट्स हो गए, मीटोराइट्स हो गई, ग्रेविटेशंस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इससे हम लोग इनडायरेक्ट सोर्स हैं, इससे हमें डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है, बट हम कहीं ना कहीं अपनी जो भी स्टडी वगैरह से करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ है कि देखो, बस ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गीजर्स होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तब देखो, जैसे इस वाले पॉइंट से देखो, हमको क्या पता चल रहा है कि वॉल्केनो इरप्शन हो रहे हैं, सब अंदर से ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि अर्थ के अंदर गर्मी तो है, एनर्जी है, बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हमारे पर, हाँ, सोर्स ऑफ अर्थ हीट। अब अर्थ का हीट का सोर्स क्या है, आपने बोला कि सर मैग्मा तो है अर्थ के अंदर, ठीक है, तो वो आता कहाँ से भाई, वो गर्मी आ कहाँ से रही है, वो ऊष्म कहाँ से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसके मल्टीपल रीजन है, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, ठीक है ना, क्रस्ट के अंदर, वो बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रही है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो रहा है, यूरेनियम वगैरह जो होते हैं, ठीक है, यूरियम थोरियम वगैरह होता है, तो उसका रेडियो एक्टिव डिके होता है। अब डिके में प्रोसेस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं। अर्थ के अंदर ये जो प्रोसेस हो रही है, जिसको हम न्यूक्लियर फिजन बोल रहे हैं, फिजन बोल रहे हैं, फ्यूजन नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना, फिजन, ठीक है ना। न्यूक्लियर फिजन हो रही है अर्थ के अंदर, तो उससे क्या हो रहा है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही है, और वही कहीं ना कहीं आपके जो अर्थ की हीट है, उसका वन ऑफ द रीजन भी है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। उसके बाद बात करते हैं क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पे रेडियोएक्टिव कहते हैं मोर देन हाफ ऑफ द, तो अगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, तो आपका अराउंड एंड अराउंड में मान लो नियरली अगर 50% बोला जाए, पीछे लगा दिए, आगे लग, पीछे लगाना चाहिए, नियरली 50% ऑफ जो भी अर्थ की हीट है, वो कहाँ से आ रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द, ये जो आपके क्या कहते हैं, आपकी रेडियो एक्टिव डिके हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात है, कि रिएक्शन कौन सी हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा, फिजन हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन, नॉट फ्यूजन, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर आपको पता हो तो सर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो आपको पता हो तो सोलर जो सन है, उस पे जो क्या कहते हैं, जो आपकी जो रिएक्शन हो रही है, जिससे सोलर जो सन है, जिससे पूरा उसको पावर मिल रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, वो फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है ना। मैं बेसिक बता देता हूँ आपको एक बार, बस बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जो आपका क्या कहते हैं सन है, फिजन फ्यूजन देख लो। देखो, फिजन में क्या होता है, वजन एक न्यूक्लियस है, वो टूटता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होता है, ठीक है ना, ब्रेक होता है और न्यूक्लियस फॉर्म करता है। वहीं फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, दो न्यूक्लियस
जुड़ते हैं साथ में, और इससे ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ये आपकी होती है कहाँ पर, क्या कहते हैं आपके यहाँ पे, अर्थ, ये सन पे। ये फ्यूजन होता है, ये सन पे होता है मोस्टली, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उन पर फ्यूजन रिएक्शन होती है। आप इसके देख लेना, आपकी एच का है, हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शन है, वो मैं आपको उतना डीप में नहीं जाऊँ बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बस ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, अब रीजन बस इतना ध्यान रखो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जो भी आपकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है उसका उसका साइज बहुत बड़ा होना जरूरी है। अर्थ इज नॉट दैट मैसिव, ठीक है। प्लस उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। वो एक स्टार है, जैसे कि हमारा स्टार, हमारे मिल्की वे का स्टार आपका सन है, तो सन की जो एनर्जी है हम सोच सकते हैं ना कितना ज्यादा है। तो उतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इससे कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक वगैरह है उन्होंने बताया कि ये आपका फ्यूजन रिएक्शन होता है अर्थ के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड, आपका क्या बताया जा रहा है। सेकंड प्रिमोर्डियल हीट है। प्रिमोर्डियल हीट समझ लो एक बार, बस एक ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। प्रिमोर्डियल हीट का मतलब क्या है, जब अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे जो उसके पास हीट थी, तो जो ऊपर ऊपर का लेयर है वो तो ठंडा पड़ गया, पर इंटरनली कहीं ना कहीं वो आज भी तप रही है ना। तो वो जो उष्म है, वो जो हीट है, वही कहीं ना कहीं इस अनदर रीजन ऑफ द हीट है जो आपका आ रहा है। उसके बाद क्या, टाइडल फ्रिक्शन होता है। टाइडल फ्रिक्शन क्या है आपको पता है, टायर्स ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका अर्थ का टेम्परेचर वो भी बढ़ाती है, थोड़ा बहुत। अगेन मैं ये बोलूँ नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा है, पर मेजोरिटी आप बात की जाएगी तो रेडियो एक्टिव डिके का। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा ये चीज का। इस पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स का मतलब क्या है, सेस्मिक वेव्स से आपके अर्थक्वेक वेव्स। अर्थक्वेक वेव्स में आपको पता होगा कि पी वेव्स होते हैं, एस वेव्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है कि सेस्मिक वेव से हमको इसलिए आइडिया लगता है कि जैसे एस वेव्स होते हैं, तो सेकेंडरी वेव्स जो होते हैं वो आपके सिर्फ सॉलिड में ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करते हैं, तो उसका एक शेडो जोन बनता है, 105 डिग्री से बियॉन्ड रहता है। वो जो शेडो जोन बनता है, उससे साइंटिस्ट को कहीं ना कहीं आइडिया लगता है कि मतलब इस एरिया में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अर्थ का जो कोर है वो एक लिक्विड में है, क्योंकि लिक्विड से सॉरी सेकेंडरी वेव्स पास नहीं करती, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको ये भी पता है कि जो द मोर इलास्टिक एंड डेंसिटी द मटेरियल द हायर विल बी द वेलोसिटी। मतलब क्या है कि जो भी आपकी जो सेस्मिक एक्टिविटी होती है, जो भी अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, अगर वो जिस भी एरिया से ट्रेवल करते हैं वो उसमें डेंसिटी हाई है और इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या है कि वो मूवमेंट को ट्रांसफर प्रोपोगेट कर सकता है। जैसे आपकी रबर होती है, तो मूवमेंट को अगर ट्रांसफर कर पा रही है तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी वो अगर इजी, अगर तो काफी उसका प्रोपोगेशन अच्छे से हो पा रहा है, यानी उसकी एनर्जी क्या कहते हैं ट्रांसफर इजीली हो पा रहा है, तो उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे हमको एक आइडिया मिलता है। उसके बाद बात करते हैं मीटेराइट्स की। मीटेराइट से हमको कैसे आइडिया मिलता है, ध्यान दीजिएगा। मीटेराइट से ऐसे हम लोग इन्फ्रेंस लगा सकते हैं कि क्योंकि अर्थ भी जब फॉर्मेशन हुई थी तो बहुत सारे आपके ऐसे डेबरी जो मीटेराइट्स की फॉर्म में, तो वो साथ में कोलाइड हो गए आपको एक आज हमारा जो अर्थ है। तो हम कहीं ना कहीं मीटेराइट से स्टडी कर सकते हैं कि प्रिमिटिव स्टेज में अर्थ भी ऐसी रही होगी, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमको उससे कॉम्पोजिशन के पढ़ सकते हैं। प्लस यहाँ पे होता क्या है कि आपको ऐसे हमने पढ़ा था कि मीजोस्फेयर में क्या होता है, जो आपके मीटराइट्स हैं वो जल जाते हैं, जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आउटर लेयर बिल्कुल हो जाता है, उनका कोर एक्सपोज हो जाता है मीटराइट्स का। तो उस कोर को स्टडी करके हम कहीं ना कहीं अर्थ के कोर से उसको कंपेयर की जाती है। तो बस इसमें ये चीज हो गई। ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशन से कैसे पता चलेगा आपको, ग्रेविटेशन का ऐसा होता है कि तो ग्रेविटेशन पे अगर आपको पता हो कि ग्रेविटेशन पे इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब। तो आपका जो ग्रेविटेशन है वो पूरे मतलब वर्ल्ड में एक जैसी नहीं है, ठीक है। हमारा वेट एक जगह जैसा नहीं लगेगा। ध्यान रखना है, आपका ग्रेविटेशन इज हायर एट पोल्स एंड लोअर एट आपका इक्वेटर। तो कहीं ना कहीं उससे है ना, और जिस जगह पे से कम ज्यादा होता है उसको हम ग्रेविटेशनल एनॉमली बोलते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ग्रेविटेशनल एनॉमली बोलते हैं, ठीक है। तो इनसे हमें कहीं ना कहीं आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अर्थ पे, हमको उसको आइडिया लगता है। सेकंड वन है, नेक्स्ट वन है आपका मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं ना, तो उससे भी हमको कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का आइडिया लगता है कोर और एक्सेसिबल का उसका, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा एपिरोजेनिक मूवमेंट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उससे पहले एक दो चीजें और मैं आपको और बता दूं। एक सेकंड रुकिएगा बस। आप देखो, आपकी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि अर्थ के थोड़ा सा कोर वगैरह, एक मिनट रुकना, वो तो मैंने करा दिया ना आई बिलीव। हाँ चल कोई नहीं। अब मैं आपको आगे बताता है। एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि अ, अर्थ का जो मैंने बताया था, बस ये आई थिंक मैं रिपीट कर रहा हूँ हालांकि, बट प्लीज ये चीज ध्यान रखना है कि अर्थ का, ये आपका PYQ है इसलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है ये, कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, प्रेशर है,
तो यार ये डबल, एक तो यार स्पेलिंग में इतना गंदा लिखता हूँ ना। हाँ। अर्थ टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है, आपकी इंक्रीज होती है डेप्थ पे। यानी जैसे जैसे आपका, आप जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो आपका ये है, क्योंकि प्रेशर पे और डेंसिटी पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना, ऐसा नहीं वो आपको तीनों दे देगा, एक या दो या आपके ऐसे इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। हम्म, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं आपका एंडोजेनिक जियोफॉर्मॉर्फिक मूवमेंट के बारे में। तो इसमें कुछ आपके मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक की डायरेक्ट उन्होंने डेफिनेशन पूछ चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमको थोड़ा सा अवेयर रहना है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए, जो एंडोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं उसमें देखो, उसमें क्या होता है, इंटरनल फोर्स वगैरह काफी होते हैं। और एंडोजेनिक देखो, एंडोजेनिक जितनी भी प्रोसेस प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि फोल्ड होते हैं, प्लेट्स इस तरीके से टकराती हैं कि कभी फोल्डिंग हो सकता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, तो वो चीज हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपका होगा कि एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आपका क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, ये आपकी प्रोसेस कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है जो कि आपके लैंड फॉर्म्स को शेप करती हैं। अब लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, वो आपके अलग अलग तरीके के बनते हैं, नदियां बनती हैं, है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे, क्या बजाड़ा पलाया वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग, एक पूरा लैंड फॉर्म का अलग से चैप्टर ही है हमारे पास। ये हमने बात कर लिया है कि रेडियो एक्टिव डिके होता है, ग्रेविटेशन प्रेशर ग्रेडियंट्स वगैरह ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बात करते हैं कि जो एंडोजेनिक मूवमेंट्स हैं ये आपके किस तरीके से आपके प्रेशर, देखो ये वाला खैर पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, इस वाले को चाहो तो कर सकते हो, बस मैं वही थोड़ा रेपिटेशन हो गया है कि देखो वेरिएशन टेम्परेचर, देखो बता देता हूँ कि देखो ये जो क्या होता है, अर्थ का जो कोर है एक्चुअली वहां पे क्या है कि वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएशन है। मतलब क्या कम ज्यादा होता, कम ज्यादा टेम्परेचर, जैसे जैसे डेप्थ पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर वेरिएशन है। ठीक है ना, तो इसके चलते क्या होता है कि डिफरेंट डेंसिटी के जो मटेरियल्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है ना, तो जो हाई डेंसिटी मेटल्स हो गए या मटेरियल्स हो गए, हाई डेंसिटी हो गए, मटेरियल्स हो गए, वो क्या करते हैं, अर्थ के कोर में जाके सिंक होने लग जाते हैं। ठीक है ना, और जो लो डेंसिटी वाले होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। बस इसमें यही है, आपको इतना ही आपका पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये चीज आपको क्या रखनी है, इसमें हम बात करेंगे वेरियस काइंड ऑफ जो भी डिफॉर्मेशन होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, सो देखिए डायस्ट्रॉफिक, अब देखो हमारे पास एंडोजेनिक मूवमेंट में दो टाइप के आपके मूवमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज द डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट एंड सेकंड वन इज सडन मूवमेंट। फर्स्ट वन इज डायस्ट्रॉफिक एंड सेकंड वन इज सडन मूवमेंट। अब डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स में क्या होते हैं, दीज आर वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल एंड इट टुक्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना, तो ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएगा। ठीक है ना, वहीं सडन मूवमेंट्स आर वेरी क्विक, फट, है ना, तो वो चीज इसके बाद बात करेंगे। तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट की भी आपकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। ठीक है ना, तो देखो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट में आपके हमने किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो देखो एपिरोजेनिक मूवमेंट होता है एंड ओरोजेनिक मूवमेंट होता है। अब देखो ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक का समझिए एक बार। एपिरोजेनिक का, एपिरोजेनिक आपका आएगा कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, जब भी हम कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन की बात करेंगे तब वहां पे हम बात करेंगे किसकी, एपिरोजेनिक मूवमेंट की। बट जब भी हम लोग माउंटेन फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं, ओरोजेनिक की। तो ओरो वर्ड है, हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी जब पढ़ते हैं, तो जो ओरो वर्ड है इट इज अ रूट वर्ड फॉर माउंटेन्स। ठीक है ना, अब समझिए कि कैसे क्या, है ना, तो आपके जब एपीरियोजेनिक होता है, एपीरियोजेनिक मूवमेंट होते हैं जब भी, तो इसमें क्या होता है, प्लेट्स क्या होते हैं, टकराते हैं, अलग वगैरह होते हैं, तो इससे क्या होता है, न्यू एरिया फॉर्म होता है। हम जो है ना, नया एरिया फॉर्म होता है। ठीक है ना, तो एरिया एरिया इन द सेंस यहाँ पे कॉन्टिनेंट, बहुत बड़े बड़े, है ना, ये होते हैं। वहीं पे ओरोजेनिक की बात करते हैं जब, तो ओरोजेनिक में भी आपके माउंटेन्स दो तरीके से फॉर्म होते हैं। ओरोजेनिक बेसिकली माउंटेन फॉर्मेशन है। ठीक है ना, अब माउंटेन फॉर्मेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोल्ड और एक होता है फॉल्ट। एक बार समझिए कैसे फोल्ड और फॉल्ट का क्या है। फोल्ड, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है आपके हिमालय, सबसे अच्छे हिमालय से एग्जांपल है आपके हिमालय। हिमालय एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, ये ऐसे मूव कर रही थी, ये दोनों धीमे धीमे करके आके टकराई और आपके ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर हो गई, और ये आपका एक माउंटेन बन गया।
ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, फोल्ड हो गई ये आगे जाके ऊपर, और वो एक माउंटेन बन गई। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स का आपका सबसे अच्छा हिमालयास। फिर होता है फॉल्टिंग, फॉल्ट रेंजेस। अब फॉल्ट में क्या होता है, ध्यान रखो क्या, कलर चेंज कर देता हूँ इसको। अब फॉल्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो ये दो प्लेट्स थी, एक प्लेट, एक ही प्लेट है मैं कह रहा हूँ, तो एक प्लेट क्या हुआ, धीमे करके क्या हुआ, बीच से ब्रेक हो गई, और ये पार्ट इधर मूव करके ये पार्ट इधर मूव कर गया, तो इससे क्या हुआ, इससे एक फॉल्ट बन जाएगा बीच में। ये ऐसे करके एक फॉल्ट बन गया, ये फॉल्ट लिखा है, ये फॉल्ट। और मतलब फिर ग्रेजुअल टाइम के साथ क्या हो गई, अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो आपके लिए माउंटेन सा लगेगा ना। तो वही चीज कह रहा हूँ, ये होते हैं फॉल्ट माउंटेन्स। हॉर्स ग्रेबल हम लोग पढ़ेंगे, ये होते हैं फॉल्ट माउंटेन्स। ठीक है ना, तो बस ये चीज आपको, इतना आपको पता होनी चाहिए, फोल्ड माउंटेन्स क्या है और फॉल्ट माउंटेन्स क्या है। कहाँ थे हम। हम्म, ठीक है। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स के एक बार देख लेते हैं, बेंडिंग, फोल्डिंग, रैपिंग वगैरह भी होती है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं ना। तो फोल्ड और इसका फोल्ड का भी बात किया हुआ है, फॉल्ट का भी बात किया हुआ है। इसमें भी थोड़े डिफरेंट टाइप होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट है बस। जैसे कि ओरोजेनिक प्रोसेसेस हो गए, ओरोजेनिक प्रोसेसेस में आपके ये फोल्ड हो रहे हैं, फॉल्ट हो रहे हैं। अब देखो एक में क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट भी होता है ना, एक में क्या होगा, सबडक्शन भी होगा। अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या है कि एक प्लेन है, अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या है कि जैसे एक प्लेन है, दो प्लेन्स हैं ऐसे, तो इसमें क्या होगा, ये ऊपर हो गया, तो जब ये ऊपर हो गया तो ये यहाँ पहुंच गया, ये ऑटोमेटिकली नीचे हो गया। और क्या हो सकता है दूसरे में, क्या है, ये ऐसे ही और ये नीचे चला गया, तो ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर हो गया। तो इस तरीके से भी आपका इसको सबडक्शन, सबडक्शन और क्या बोलते हैं, एलिवेशन आई थिंक उसको बोला जाता है। ठीक है। उसका बाद करते हैं फोल्ड्स वगैरह, आपकी एंटी साइक्लिन साइक्लिन लिम्स बनते हैं। तो ये बस इसमें इतना ही है, आपको मैंने यहाँ पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। बाकी बस इसको रीड कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना, क्योंकि देखो डायस्ट्रोफिज्म को मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किया होता, पहले मैं इसको ज़्यादा इतना ही डेफिनेशन नहीं पढ़ाता था, क्योंकि रिसेंट टाइम में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब मैं आपको आगे टॉपिक कराऊंगा, आपके स्लो मूवमेंट होते हैं, रैपिड मूवमेंट होते हैं, क्रीप होता है, सॉलिफ्लेक्शंस होते हैं, वो उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन उन छोटे से टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास। अब देखते हैं एपिरोजेनिक में हमारे पास क्या है। अब देखो एपिजेनिक में मूवमेंट्स के बारे बारे में देख लीजिए, और इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि वर्टिकल रेडियल मूवमेंट्स हो गया अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, यहाँ पे आपके दिया हुआ है, यहाँ है ना। तो इसके है ना, उसके बाद एविडेंस ऑफ अपलिफ्ट के एग्जांपल्स देखिए, है ना, कि आपका जो काटियारवार हो गया, काटियारवार आपका ये है गुजरात वाला रीजन में, ठीक है ना। तो तिरुनेलवेली हो गया, ये आपका है आपका तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है। तो इसमें क्या है आपके, ये आपके अपलिफ्ट हुए हैं, वहीं पे सबडाइस हुआ है, यानी अपने प्लेस से ऊपर हो गए। और दूसरे कौन से, जो अपने प्लेस से नीचे हो गए, तो उसमें रन ऑफ कच्छ इज अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल आई वुड से। तो उसके एग्जाम्पल हैं सुंदरवंस हो गए, अंडमान निकोबार हो गए, तो ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आप प्लीज इसमें से थोड़े से एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा। ठीक है। एपिरोजेनिक लिख के आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, तो उसका आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है। ये मैंने थोड़े वही क्या कहते हैं ऐड किए हुए हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। हम्म, ठीक है। सडन मूवमेंट में बात करते हैं, तो आपके सडन मूवमेंट में आपके सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक से काफी ज्यादा फॉर्मेशन होते हैं, नई नई फॉल्डिंग होती है ना। तो प्लेट्स होती है, डिफॉर्मेशन भी हो सकता है आपका, एक माउंटेन फॉर्मेशन भी हो सकता है, आपकी रिफ्ट वैली भी बन सकती है। ठीक है, वो चीज हो गया। तो इसमें छोटा मोटा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ लीजिएगा। एज दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट मुझे थोड़ा पढ़ाना था, तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट वुड बी आर अपना जो अभी अर्थ के लेयर हो गए, उसमें हम क्रस्ट, मेंटल, उनकी डिसकंटिन्यूटी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। के बाद बात करते हैं, ये वॉल्केनोस वगैरह है, पायरोक्लास इतना इसका ऐसा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसको देख लीजिए एक बार कि वॉल्केनो। अच्छा, बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो वॉल्केनो होता है, वॉल्केनो में मैग्मा जो होता है वो इनसाइड अर्थ होता है। एक मिनट रुको। मैग्मा क्या बोलते हैं, जो लावा होता है वो आपका जब इनसाइड अर्थ होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, इनसाइड सरफेस। और जब ऊपर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं एट सरफेस। बस इतना चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। वेरियस आपके पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, जिसमें कि ऐश, लावा फ्रेगमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारी गैसेस होती हैं, है ना। अच्छा, ये गैसेस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लीज। H2S
SO2, CO2, सेक्ट्रा, ये प्लीज रट लेना, तीन गैसेस। इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, बोले गैसेस तो काफी सारी रिलीज होती हैं, बट ये तीन क्वेश्चन इन तीनों पे ही पूछा गया था। अगेन थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ इतना डीप में कौन जाता है, बट ये पूछा गया। जब हम वॉल्केनोस करेंगे तो हम और ज्यादा डीप में करेंगे, ठीक है ना। कंपोजिशन देखो, लावा का कॉम्पोजिशन होता है, विस्कोसिटी कैसी है, विस्कोसिटी का मतलब है बहाव कैसा है, कितना गाढ़ा है कितना हल्का है वो, ठीक है, तो उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। चले ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं मतलब PPT चेंज करता हूँ।